हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन दिस एमसीक्यू सीरीज ऑफ हाइब्रिड स्टडी क्लासेस। और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड एमसीक्यूज। इन एमसीक्यूज को आप प्रैक्टिस करिए, इससे आपको पता चलेगा आपकी प्रिपरेशन किस तरह की चल रही है और इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके आप बहुत कुछ यहाँ से सीख भी सकते हैं। इन क्वेश्चंस में मैंने तीनों तरह के क्वेश्चंस का मिक्सचर रखने की कोशिश करी है। इसमें कुछ ईजी क्वेश्चन भी हैं, मॉडरेट नेचर के भी हैं और कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन भी हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस काफी अच्छे से हो सके। सो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ड इज नॉट अंडर हजार्डियस 1। तो आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हुए हैं, एग्रीकल्चर रिसाइड, केमिकल, पेंट एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग बेस्ड। तो आपको बताना है कि इन चारों में से ऐसा कौन सा बेस्ड है जो हजार्डियस नहीं है। हजार्डियस बेस्ड वो होता है जो काफी डेंजरस रहता है फॉर ह्यूमन हेल्थ एज वेल एज फॉर द एनवायरमेंट। सो आपको बताना है हजार्डियस कौन सा बेस्ड इनमें से नहीं है। तो जल्दी से आंसर करिए, क्या होगा इसका राइट आंसर। राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर 1, एग्रीकल्चर रिसाइड। सो जो एग्रीकल्चर रेसिड्यू होता है, बाकी जो हमारे तीन ऑप्शन हैं केमिकल, पेंट और इलेक्ट्रोप्लेटिंग बेस्ड, उनके मुकाबले में हजार्डियस नहीं होता है। एग्रीकल्चर रेसिड्यू वो होता है जैसे कोई फसल है, गेहूं ही है मान लो या फिर राइस है, तो इनको जब इनकी हार्वेस्टिंग करी जाती है उसके बाद जो रिसाइड बच जाता है, इनसे दाने निकाल लिए जाते हैं और जो उसके बाद जो रेसिड्यू बच जाता है उसको हम एग्रीकल्चर रेसिड्यू बोलते हैं। वो इतना हजार्डियस नहीं होता है अगर उसे हम कंपेयर करें केमिकल से। केमिकल इंडस्ट्री में आप देखो तो बहुत सारे उसमें टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं, पेंट में भी होते हैं और इलेक्ट्रोप्लेटिंग बेस्ड में भी काफी टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग बेस्ड होता है ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्री से निकलता है। मेटल कोटिंग के लिए जो प्रोसेसेस होती हैं उसको हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। तो इसमें भी काफी ज्यादा हाई टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो हजार्डियस बेस्ड क्या होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इसमें बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं। इसका सोर्स कोई भी हो सकता है, इंडस्ट्री भी हो सकती है, हॉस्पिटल्स या फिर हाउस होल्ड से भी टॉक्सिक वेस्ट निकल सकता है। हजार्डियस बेस्ड में जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक होती हैं, काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होती हैं, वो ह्यूमन हेल्थ के लिए भी और हमारी ओवरऑल एनवायरमेंट के लिए भी। Second question is UN Conference on Environment and Development in 1992 was held at। So UN Conference हुई थी Environment and Development के ऊपर 1992 में। ये कौन सी सिटी में हुई थी? इसको हम अर्थ समिट भी बोलते हैं। ये कहाँ हुई थी ये आपको यहाँ पर बताना है। तो काफी आसान क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन है रियो द जनेरियो, सेकंड इज स्टॉकहोम, थर्ड इज पेरिस एंड फोर्थ ऑप्शन इज जोहान्सबर्ग। सो क्या होगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1, रियो द जनेरियो। सो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, इससे हम अर्थ समिट भी बोलते हैं। ये जून 1992 में हुई थी रियो द जनेरियो शहर में, ये ब्राजील में लोकेटेड है। सो काफी इंपॉर्टेंट ये समिट था। यहाँ पर 3 लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट भी साइन किए गए थे, जिसमें है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC एंड यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। तो ये 3 लीगली एग्रीमेंट भी साइन किए गए थे, लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट हैं ये सारे, ये साइन किए गए थे अर्थ समिट में। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है अब हमारा। क्वेश्चन है बायोमेडिकल बेस्ड ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड इन्फेक्टेड बॉडी पार्ट्स आर टू बी डिस्पोज्ड यूजिंग। सो जो बायोमेडिकल बेस्ड होता है उसमें ह्यूमन टिश्यूज भी हो सकते हैं, एनिमल टिश्यूज भी हो सकते हैं, ह्यूमन बॉडीज के कुछ ऑर्गन्स भी हो सकते हैं, इन्फेक्टेड बॉडी पार्ट्स भी हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें बायोमेडिकल बेस्ड में कंसिडर करी जाती हैं। तो ये जो बायोमेडिकल बेस्ड होता है इसे कौन सी प्रोसेस का यूज करके हम डिस्पोज करते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, ऑटोक्लेविंग, माइक्रोवेव, कंपोस्टिंग एंड फोर्थ ऑप्शन इज इंसाइरेशन। सो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो सही आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इंसाइरेशन। तो 4 ऑप्शन थे हमारे पास यहाँ पर। सबसे पहले था ऑटोक्लेविंग। सो ऑटोक्लेविंग एक स्टरलाइजेशन का मेथड होता है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता था। सेकंड था माइक्रोवेव, ये भी नहीं होगा, ये किचन अप्लायंस है। कंपोस्टिंग
नेचुरल जो एक नेचुरल प्रोसेस होती है कंपोस्टिंग, इसमें जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है उसे हम रिसाइकल करते हैं, जैसे कि लीव्स वगैरह हैं उनको रिसाइकल कर लिया जाता है और उससे हम जैविक खाद भी बनाते हैं। तो कंपोस्टिंग भी यहाँ पर हमारा आंसर नहीं होगा, राइट आंसर हमारा इंसारेशन हो जाएगा। इंसारेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें बायोमेडिकल वेस्ट को हम डिस्पोज करते हैं। इंसारेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हाई टेम्परेचर के ऊपर जो भी हमारा बायोमेडिकल वेस्ट होता है उसे जलाया जाता है, वर्निंग करी जाती है हाई टेम्परेचर के ऊपर, और हाई टेम्परेचर के ऊपर जब हम वर्निंग करते हैं तो उसकी जो टॉक्सिसिटी है वो उससे निकल जाती है। ठीक है, तो इसको हम कंट्रोल्ड फ्लेम कंबशन एंड कैल्सिनेशन भी कहते हैं, ये नाम भी आपको याद रखना है। जो भी ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं बेस्ट मटेरियल में उनको ये प्रोसेस डिस्ट्रॉय कर देती है, उसके बाद वो टॉक्सिक नहीं रहता। सो बायोमेडिकल वेस्ट जितना भी रहता है, ह्यूमन एंड एनिमल टिश्यूज, ऑर्गेनिक ऑर्गन्स, इन्फेक्टेड बॉडी पार्ट्स, उन सभी को डिस्पोज करने के लिए इंसाइरेशन प्रोसेस का इस्तेमाल होता है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन इज लैंडस्लाइड्स हजार्ड्स आर कॉमन इन हिली रीजन्स ड्यू टू। तो आपको बताना है लैंडस्लाइड्स हजार्ड्स कॉमन देखे जाते हैं हिली रीजन्स में, इनके रीजंस क्या हैं। तीन हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं, लॉस ऑफ वेजिटेशन, लॉस ऑफ सॉइल, कटिंग ऑफ हिल स्लोप्स। नीचे है इनका कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, ए एंड बी ओनली, बी एंड सी ओनली, ए बी सी, या फिर ए एंड सी ओनली। सो क्या होगा इसका राइट आंसर, क्या रीजन है कि लैंडस्लाइड हजार्ड्स हमें कॉमनली देखने को मिलते हैं हिली रीजन्स में। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो सही आंसर हमारा यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर 3, ए बी एंड सी। सो तीनों जो है यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं, तीनों ही रीजन हैं लैंडस्लाइड्स का हिली रीजन में। तो क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है, हैवी रेनफॉल होता है, उसकी वजह से जो पानी आता है और एक्सेसिव वाटर जो हो जाता है, उसकी वजह से लैंडस्लाइड्स हमें देखने को मिलती हैं हिली रीजन्स में। उससे होता क्या है, जब इतना सारा वाटर आता है तो जो स्लोप हो जाता है वो वीक हो जाता है, और वीक होने के बाद वहाँ से लैंडस्लाइड हो जाती है। इसमें जो है हमारे पास ऑप्शन में दिया हुआ था लॉस ऑफ वेजिटेशन, तो जो भी वेजिटेशन होती है हिली रीजन्स में, फॉरेस्ट वगैरह हैं, जब ये लॉस्ट हो जाते हैं तो उसकी वजह से वहाँ की जो मिट्टी है, जो मिट्टी होती है वहाँ का जो स्लोप होता है वो वीक हो जाता है, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड होती है। अगर लॉस ऑफ सॉइल हो जाएगा तब भी वहाँ पर लैंडस्लाइड होगी। और अगर हिल स्लोप्स को कट हम कर देते हैं, कटिंग ऑफ हिल स्लोप्स होते हैं जब हम डेवलपमेंट करने के लिए हिल रीजन्स में सड़कें बनाते हैं, पुल बनाते हैं, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स लगाते हैं, उनकी वजह से भी वहाँ पर क्या होता है कि जो लैंड होती है, जो स्लोप होता है हिल का, वो वीक हो जाता है, जिसकी वजह से जो रिस्क होता है लैंडस्लाइड का वो इंक्रीज हो जाता है। एक और यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो याद रखना, जो डिस्ट्रक्टिव टाइप ऑफ लैंडस्लाइड होती है उसको हम लहर बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, इसको याद रखिएगा। Fifth question is International Solar Alliance was established to promote the solar energy. Its headquarters is established at. So International Solar Alliance का headquarter कहाँ पर है ये आपको यहाँ पर बताना है। आपके ऑप्शन हैं गवाल पहाड़ी गुरुग्राम, बेंगलुरु, दुबई, या फिर नैरोबी। क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी से बताइए, बहुत ही आसान सवाल है। So right answer of the question will be option number A, गवाल पहाड़ी गुरुग्राम। So इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये 120 कंट्रीज का अलायंस है। इसको इंडिया और फ्रांस ने मिलकर के स्टार्ट किया था। इंडिया का ये एक इनिशिएटिव है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। हाल ही में इसमें 121 कंट्रीज हैं, ये चेंज भी हो सकती हैं, इसको आप देख लीजिएगा लेटेस्ट डेटा। अभी तक ये 121 कंट्रीज ही हैं इसमें। तो जो भी कंट्रीज इंटरनेशनल सोलर अलायंस में है उनको सनसाइन कंट्रीज कहा गया, क्योंकि इन कंट्रीज में जो सन है वो मैक्सिमम टाइम रहता है इन द ईयर। जो इसमें वो कंट्रीज इनिशियली स्टार्ट ऐड करी गई थी, वो कंट्रीज इसका पार्ट हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आती हैं, और गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो यहाँ से समझिए, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये हमारा यहाँ पर वर्ल्ड मैप है, ये है नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल। 1 मिनट में कलर चेंज कर लेता हूँ तो आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आएगा। सो दिस इज साउथ पोल एंड दिस इज नॉर्थ पोल। ठीक है, तो ये बीच में है इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर के ऊपर आप देखेंगे 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन। ठीक है, और ये नीचे ये आपको दिख जाएगी 23 डिग्री हाफ साउथ की तरफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इन दो
लाइंस के बीच में जो कंट्रीज हैं वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का पार्ट है, उनको हम सनसाइन कंट्रीज कहते हैं, क्योंकि ये जो रीजन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, इसमें सन मैक्सिमम टाइम रहता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज रहता है इन ए ईयर। तो यहाँ पर सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस करना काफी आसान है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। ठीक है, तो इसलिए इन कंट्रीज को सनसाइन कंट्रीज भी कहा गया था, और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। आई होप आपको अब यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which steps are to be taken for abatement of air pollution। so एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए कौन कौन से स्टेप्स जो हैं वो लिए जाते हैं, ये आपको बताना है। चार ऑप्शंस आपके पास यहाँ पर दिए हुए हैं। यूज इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, सेकेंड इज स्टॉप द यूज ऑफ फायर क्रैकर्स ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, सी इज प्लांट मोर नंबर ऑफ ट्रीज, एंड डी इज नॉट टू बर्न एग्रीकल्चर बेस्ड। तो बताइए इनमें से कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जो हम यूज कर सकते हैं फॉर कंट्रोलिंग द एयर पोल्यूशन। सो राइट आंसर हमारा यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए बी सी डी। सो चारों ही जो हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों ही स्टेप्स हम ले सकते हैं टू कंट्रोल द एयर पोल्यूशन। इलेक्ट्रिकल व्हीकल का इस्तेमाल करके, जो फायर क्रैकर्स हैं उनका यूज ना करके हम यहाँ पर एयर पोल्यूशन को रोक सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रीज प्लांट करके, और एग्रीकल्चर वेस्ट को ना बर्न करके। इसको थोड़ा सा एडवांस में मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ एक पिक्चर के माध्यम से। सो देखिए ये सारे स्टेप्स हम ले सकते हैं एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। सबसे पहले हो देखो चूज रिन्यूएबल एनर्जी। सो अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करें तो उससे क्या होगा कि हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न नहीं करेंगे। फॉसिल फ्यूल्स बर्न नहीं होंगे तो उससे CO2 नहीं निकलेगी, CO2 और इस तरह की गैसेस नहीं निकलेंगी, तो ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी और एयर पोल्यूशन भी नहीं होगा। तो अगर हम रिन्यूएबल एनर्जीज का यूज करते हैं जैसे कि विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, तो उससे हम एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। चूज लो BOC प्रोडक्ट्स। BOC मतलब वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम घरों में ऐसे यूज करते हैं जैसे कि पेंट है, हम क्लीनर्स इस्तेमाल करते हैं, एयर फ्रेशनर्स भी कुछ आते हैं, तो उनमें उनसे क्या होता है कि वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स निकलते हैं, और जब वो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स निकलते हैं तो वो हवा में जाकर के ट्रैप हो जाते हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग भी होती है। ठीक है, तो अगर हम घरों में इस तरह के प्रोडक्ट्स को यूज करें जिनसे लो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिलीज होते हैं, तो उससे भी हम एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। यूज लेस एनर्जी। जब हमें जरूरत नहीं है उस टाइम पर हम एनर्जी का इस्तेमाल अगर ना करें तो उससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी बचती है, हमारी एनर्जी सेव होती है। एनर्जी सेव होगी तो हमें कम फॉसिल फ्यूल्स जो हैं वो जलाने पड़ेंगे, क्योंकि इंडिया में हम देखें तो अभी भी हम अपनी ज्यादातर जो एनर्जी है, एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है, उसे फॉसिल फ्यूल से पूरा करते हैं। तो इसलिए हमें एनर्जी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, लेस एनर्जी का इस्तेमाल करना चाहिए। जब हमें जरूरत नहीं है तब हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी को ऑफ कर सकते हैं। फॉरगो द फायर। तो ऐसे दिन जब एयर क्वालिटी जो है वो ऑलरेडी पुअर है, उन दिनों में हमें वुड को नहीं जलाना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि वुड को हम बर्न ना करें, क्योंकि वुड बर्न होती है तो उससे और ज़्यादा धुआं निकलेगा। एयर क्वालिटी अगर ऑलरेडी आपकी लो है तो उससे और ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट होगा। कंपोस्ट यार्ड बेस्ड। जो भी हमारा यार्ड बेस्ड रहता है जैसे कि लीव्स, ब्रांचेस, इस तरह की जो चीज़ें रहती हैं इनको हम कंपोस्ट कर सकते हैं। कंपोस्टिंग मैंने आपको पहले भी बताया कि जो हमारी ऑर्गेनिक मटेरियल होता है उसकी हम रिसाइकलिंग कर लेते हैं, उसे हम कंपोस्टिंग कहते हैं। तो ये भी हम कर सकते हैं। इसके साथ मो इन द इवनिंग। मो का मतलब होता है जो हम घास काटते हैं मशीन से, तो इसको इवनिंग के टाइम पर करना चाहिए। और जो ये मशीन हम यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक मशीन हमें यूज़ यहाँ पर ये करनी चाहिए, या फिर मैनुअल जो मोवर होता है उसका इस्तेमाल करके इस घास को हम काटेंगे, तो उससे भी हम एयर पोल्यूशन को रोक सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इवनिंग के टाइम के ऊपर जो रेसिड्यू इससे निकलता है वो ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगा। सनी डे जब रहेगा तो वो ज़्यादा दिक्कत वहाँ पर करता है। इसके साथ ही अगर आप रिफ्यूलिंग करते हैं अपने व्हीकल्स की इवनिंग में, ये भी एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करता है। ये कैसे करता है? क्योंकि देखो जब आप पेट्रोल या डीजल अपनी गाड़ी में भरवाते हैं तो उस टाइम पर अगर आप सनी डे के टाइम पर, दोपहर के टाइम पर उसको करवाएंगे तो उससे भी कुछ कंपाउंड्स निकलते हैं। तो जब वो हवा में जाएंगे तो वो हवा में जाकर के ट्रैप हो जाएंगे, और सनी डे के टाइम पर में क्या होगा, वहाँ पर वो ओजोन को भी इफेक्ट फिर जाकर के करेंगे। ठीक है, तो इसलिए अगर इवनिंग के टाइम पर आप रिफिल करवाते हैं तो ये भी, इससे भी हम एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अगर यूज़ करते हैं, बाइक्स की जगह के ऊपर अगर हम साइकिल्स का इस्तेमाल करें, ठीक है, तो उससे भी
क्या होगा कि एयर पोल्यूशन कंट्रोल होगा। बहुत बार मैंने ये भी हम ये देखा है, आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे लोग 200-300 मीटर भी जाना होता है तो वो बाइक या कार का यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को हम अवॉइड कर सकते हैं, उसकी जगह पर हम खुद चल करके जा सकते हैं, साइकिल्स का यूज़ कर सकते हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने में हमें हेल्प मिलेगी। इसके साथ हम इस तरह के व्हीकल्स का यूज़ कर सकते हैं जो लो पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, उस जिनसे कम पोल्यूशन होता है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। तो इस तरह के व्हीकल्स का यूज़ करके भी हम एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सारे स्टेप्स हम ले सकते हैं टू कंट्रोल द एयर पोल्यूशन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, काफी डीप हमने इसको समझ लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओजोन डिप्लीशन इन द स्ट्रेटोस्फेयर कॉजेज। तो जो स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन डिप्लीशन होती है तो उससे क्या होता है। आपको पता होगा कि ओजोन जो है हमारी स्ट्रेटोस्फेयर में है, तो स्ट्रेटोस्फेयर में जब ओजोन की डिप्लीशन होगी तो उससे होगा क्या, कि ग्रीन हाउस इफेक्ट इंक्रीज होगा, कूलिंग ऑफ द अर्थ एटमोस्फेयर सिस्टम, इंक्रीज इन इंफ्रारेड रेडिएशन इन द ट्रोपोस्फेयर, या फिर इंक्रीज इन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इन द ट्रोपोस्फेयर। क्या होगा इसका राइट आंसर। इन चारों ऑप्शंस में से मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या लग रहा है आपको, क्या होगा इसका आंसर। तो सही आंसर हमारे इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इंक्रीज इन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इन द ट्रोपोस्फेयर। तो सबसे पहला हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन था इंक्रीज इन ग्रीन हाउस इफेक्ट। सो ग्रीन हाउस इफेक्ट में इंक्रीज नहीं होगा ओजोन की डिप्लीशन की वजह से। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट का रिलेशन है जो गैसेज रिलीज होती हैं अर्थ से, उसकी वजह से जो राइज इन टेम्परेचर हो जाता है उसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, तो इससे नहीं होगा ये। कूलिंग ऑफ द अर्थ एटमोस्फेयर सिस्टम, ये भी नहीं होगा। इंक्रीज इन इंफ्रारेड रेडिएशन इन ट्रोपोस्फेयर, तो इंफ्रारेड जो रेडिएशन होती हैं ये ओजोन के डिप्लीट होने से नहीं आती हैं। इंफ्रारेड रेडिएशन हम उनको बोलते हैं जो हम हीट करते हैं किसी चीज़ को, उस हीटिंग से जब हम किसी चीज़ को हीट करते हैं उस हीट से जो एनर्जी निकलती है, उससे जो रेडिएशन निकलती है उसे हम इंफ्रारेड रेडिएशन कहते हैं। जैसे आप हीटर के ऊपर कुछ जला रहे हो, चारकोल बर्निंग हो रही है, तो उससे जो रेडिएशन निकलेगी ना उसे हम इंफ्रारेड रेडिएशन कहते हैं। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा इंक्रीज इन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इन द ट्रोपोस्फेयर। सो ओजोन डिप्लीशन एक हमारे पास एक एनवायरमेंट प्रॉब्लम है, मेजर एनवायरमेंट प्रॉब्लम है आज की डेट की। तो इससे होता क्या है कि जब ओजोन डिप्लीट होती है तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो होती हैं, जो सन से आ रही होती हैं, वो अर्थ के सरफेस तक रीच कर जाती हैं, और जब वो अर्थ के सरफेस तक रीच कर जाती हैं तो उससे रेट ऑफ स्किन कैंसर इंक्रीज होता है, आइज की प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सीरियस केसेस में जेनेटिक प्रॉब्लम्स तक भी देखी जाती हैं, और इम्यून सिस्टम भी डैमेज हो जाता है। जब परावैंगनी किरणें जो होती हैं सन से सीधा डायरेक्ट अर्थ के सरफेस पे आ जाएं और हम उनके कांटेक्ट में आ जाएं तो उससे इम्यून सिस्टम भी डैमेज होता है। इसको मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूं, एक इमेज से समझाता हूं और अच्छे से आपको यहां पर समझ में आएगा। देखो होता क्या है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम ऐसे यूज करते हैं जिनमें होते हैं ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, जैसे कि CFCs, HCFCs, हेलोन्स एंड मिथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, तो जब ये ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस अर्थ के एटमॉस्फेयर में जाते हैं, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस इससे होते हैं, तो उससे होता क्या है कि ओजोन डिप्लीट होना स्टार्ट होती है। ओजोन लेयर हमें देखने को मिलती है यहाँ पर स्ट्रेटोस्फेयर में। तो जब भी सन से जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आती हैं, अगर हमारी जो ओजोन लेयर है ये डिप्लीट हो जाएगी तो उससे होगा क्या कि स्ट्रेटोस्फेयर से सबसे पहले जो परावैंगनी किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं, वो एंटर कर जाएंगी ट्रोपोस्फेयर में यहाँ पर। ठीक है, तो स्ट्रेटोस्फेयर से सबसे पहले वो ट्रोपोस्फेयर में आएंगी, इसलिए हमारा आंसर है फोर्थ ऑप्शन की जब भी ओजोन में डिप्लीशन होगा, ओजोन डिप्लीट होगी, तो जो भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है वो स्ट्रेटोस्फेयर से ट्रोपोस्फेयर में एंटर करेंगी। ठीक है, next question is the air quality index of one city is 190, it falls under which category। so air quality index अगर किसी सिटी का 190 है तो वो किस कैटेगरी में फॉल करेगा, वेरी पुअर, मॉडरेट, पुअर या फिर गुड। so क्या होगा इसका राइट आंसर। राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन विल बी मॉडरेट। अगर आपकी एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो लेवल है एयर का वो 190 है तो वो मॉडरेट लेवल पर आता है। तो इसको यहां से समझिए, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सो एयर क्वालिटी इंडेक्स में हमारे 6 कैटेगरीज हैं, याद रखना टोटल 6 कैटेगरीज होती हैं, गुड, सेटिस्फैक्ट्री, मॉडरेट, पुअर, वेरी पुअर एंड सीवियर। इसमें टोटल 8 पोल्यूटेंट्स हैं, PM10, PM2.5, NO2 यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड, O3 यानी कि ओजोन, CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, NH3 अमोनिया एंड PV इज लेड। ठीक है, तो ये वाला डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है,
ये आपको याद नहीं रखना है, मेनली आपको याद रखना है 8 पोल्यूटेंट्स हैं और 6 कैटेगरी हैं। और 6 कैटेगरीज कौन कौन सी होती हैं? गुड। तो अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स 0 to 50 के बीच में है तो एयर क्वालिटी गुड होगी, 51 से 100 के बीच में है तो उसको हम सेटिस्फैक्ट्री बोलेंगे। और जो हमारा क्वेश्चन बोल रहा था उसमें थी 190 यानी कि 101 से 200 के बीच में, तो एयर क्वालिटी को हम कहेंगे कि मॉडरेट लेवल की है। इसके बाद पुअर होना स्टार्ट हो जाएगी 201 से 300 के बीच में, वेरी पुअर 301 से 400 और 401 से 500 के बीच में अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स चला जाता है तो सीवियर एयर क्वालिटी हमारी यहां पर हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स हॉटेस्ट हॉटस्पॉट ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। सो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट क्या है? रन ऑफ कच्छ, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स या फिर थार डेजर्ट्स? क्या होगा इसका राइट आंसर? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हमें सबसे ज्यादा कहां पर देखने को मिलती है इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो इन 4 ऑप्शंस के हिसाब से। सो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2, वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट है। अगर दुनिया की बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है वेस्टर्न घाट्स में। इसमें फ्लावरिंग प्लांट्स की 500 कैटेगरीज हैं, 139 मैमल्स की कैटेगरीज आपको देखने को मिलेंगी, 508 बर्ड्स की कैटेगरीज हैं, 179 एम्फीबियन स्पीसीज की आपको कैटेगरीज देखने को मिल जाएंगी। जो बर्ड में थ्रेटेंड स्पीसीज होती हैं जो एक्सटेंशन पर हैं, 325 ग्लोबल थ्रेटेंड स्पीसीज आपको वेस्टर्न घाट्स में देखने को मिल जाएंगी। 2695 मीटर के ऊपर इसका हाईएस्ट पीक है अनामुडी केरला में, ये हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न घाट्स का। और याद रखना वेस्टर्न घाट्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसको कंसीडर किया गया है। तो लोकेशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये वाली जो आपको लोकेशन दिख रही है यहाँ पर गुजरात से लेकर के नीचे तमिलनाडु तक, ये वाला जो रीजन है, ये जो ग्रीनरी आपको दिख रही है, ये सारा वेस्टर्न घाट का एरिया। ठीक है। यहाँ पर बहुत ही रिच बायोडाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज नॉट ट्रू फॉर डिस्टर्बिंग नेचुरल एनवायरमेंट। 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इनमें से नेचुरल एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब नहीं करता है। डिफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन, डेवलपमेंट ऑफ कोस्टल जोन्स एंड फोर्थ ऑप्शन इज अर्बन डेवलपमेंट। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? सही आंसर हमारा इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन के अलावा जो बाकी ऑप्शंस हमें यहाँ पे दिए हुए हैं, सबसे पहले है डिफॉरेस्टेशन। सो डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ों को काटना, तो ये नेचुरल एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब करेगा। डेवलपमेंट ऑफ कोस्टल जोन्स, तो कोस्टल जोन्स को जब हम डेवलप करेंगे तो ये हमारा जो ओशियन इकोसिस्टम है उसको डिस्टर्ब करेगा। कोस्टल जोन्स हम जब हम बनाएंगे तो वहां से जो भी फिर वेस्ट जनरेट होगा वो अल्टीमेटली उसको ओशियन में डंप कर दिया जाएगा। सो कोस्टल जोन्स डेवलपमेंट होंगी, कोस्टल जोन्स को डेवलप किया जाएगा तो वहां से ओशन इकोसिस्टम खराब होगा और अल्टीमेटली नेचुरल एनवायरनमेंट को ही ये डिस्टर्ब कर रहा है। अर्बन डेवलपमेंट, जब हम अर्बन डेवलपमेंट करते हैं, हमें रेसिडेंशियल एरियाज बनाने हैं, इंडस्ट्रीज लगानी है, तो उसके लिए हमें पेड़ों को काटना पड़ता है। पेड़ों को हम काटेंगे, नेचुरल एनवायरनमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा। एफॉरेस्टेशन से नेचुरल एनवायरनमेंट डिस्टर्ब नहीं होगा। एफॉरेस्टेशन का मतलब है फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज करना, नए नए पेड़ों को लगाना। तो ऐसी जगह के ऊपर जब हम पेड़ लगाते हैं जिस जगह पर पहले कोई ट्री कवर नहीं था, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एफॉरेस्टेशन। ठीक है। एफॉरेस्टेशन से होता क्या है, जब हम ट्री कवर को इंक्रीज करते हैं, नए नए ट्रीज लगाते हैं, फॉरेस्ट कवर इंक्रीज होता है, तो उससे जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो ज़्यादा सिक्वेस्ट्रेशन उससे होता है, ग्लोबल वार्मिंग भी रिड्यूस होती है। वाइल्ड लाइफ के लिए ये बहुत अच्छा होता है क्योंकि उनको अपना नेचुरल हैबिटेट वापस मिल जाता है जो डेवलपमेंट के चक्कर में कहीं ना कहीं खो जाता है। सो नेचुरल जो हमारे एनिमल्स होते हैं उनको उनका नेचुरल हैबिटेट वापस इससे मिलता है। ह्यूमन एक्टिविटी से क्या होता है कि जो नेचुरल हैबिटेट होता है एनिमल्स का, उसको हम वहाँ से हटा देते हैं। आपको इंडस्ट्री लगानी है, सड़क बनानी है कहीं से, फॉरेस्ट से आपने उसको काट दिया, तो जो नेचुरल हैबिटेट होगा वाइल्ड लाइफ का वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आप नए पेड़ लगाते हैं, नए फॉरेस्ट को क्रिएट करते हैं, तो उससे वाइल्ड लाइफ को भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है और उसकी कंजर्वेशन में भी हमें फायदा मिलता है। इसलिए आंसर हमारा इस क्वेश्चन का हो जाएगा एफॉरेस्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच विल नॉट कम्स अंडर नेचुरल हजार्ड। तो बहुत ही आसान सवाल है। नेचुरल हजार्ड, प्राकृतिक आपदा, इनमें से कौन सी नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं फ्लड, वोल्केनिक इरप्शन, अर्थक्वेक या फिर प्लेन क्रैश। तो प्राकृतिक आपदा कौन सी नहीं है ये आपको यहां पर बताना है। क्या होगा इसका राइट आंसर?
राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर 4 प्लेन क्रैश। प्लेन क्रैश एक प्राकृतिक आपदा नहीं है, बाकी आपका फ्लड, वोल्केनिक इरप्शन, अर्थक्वेक, ये तीनों ही नेचुरल हजार्ड है। तो आप देखिए जब बारिश होती है तो उससे फ्लड की प्रॉब्लम रहती है, तो बारिश का फ्लड यहाँ पर नेचुरल हजार्ड है। इसके साथ ही जो टोर्नेडोज आते हैं वो भी एक नेचुरल हजार्ड है। अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड्स, ये भी नेचुरल हजार्ड्स हैं। इसके साथ ही अगर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आ जाते हैं तो ये भी नेचुरल हजार्ड्स हैं। फॉरेस्ट फायर, ये दोनों ही केसेस में हो सकता है, नेचुरल भी हो सकती है, मैन मेड भी हो सकती है, ठीक है। इसके साथ ही जो एवलांचेस आते हैं, बर्फ के तूफान होते हैं, ये भी नेचुरल फिनोमिना है, नेचुरल हजार्ड है। सुनामी इज आल्सो नेचुरल हजार्ड। सूखा पड़ जाना, ये भी नेचुरल हजार्ड है, क्योंकि अगर बारिश नहीं होगी तो सूखा पड़ जाएगा, इसको भी हम प्राकृतिक आपदा बोल सकते हैं। एंड वोल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी विस्फोट, ये भी नेचुरल हजार्ड है, ठीक है। तो इसलिए आंसर हमारा यहाँ पर प्लेन क्रैश होगा। अगला सवाल है पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर कॉज विच पोल्यूशन। तो जो फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स हम यूज करते हैं एग्रीकल्चर में, उससे किस टाइप का पोल्यूशन होता है ये आपको यहाँ पर बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन या फिर ऑयल पोल्यूशन। चारों ही लग रहे होंगे वैसे आपको ऑप्शन देख करके, लेकिन हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट के साथ जाना है। क्या होगा इसका राइट आंसर? फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स से कौन सा पोल्यूशन होता है? जल्दी से इसका आप आंसर करेंगे। राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर 3 सॉइल पोल्यूशन। देखो ऑयल पोल्यूशन फर्टिलाइजर से बिल्कुल नहीं होता है, बाकी ये तीनों पोल्यूशन होते हैं। हमारा आंसर सॉइल यहाँ पर क्यों है ये अब हम समझते हैं। तो सबसे पहले देखो फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड्स का हम ज्यादा यूज कर क्यों रहे हैं? क्योंकि कंजप्शन इंक्रीज हो गया है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, उसकी वजह से कंजप्शन इंक्रीज हो गया है। और जब कंजप्शन इंक्रीज होगा तो उस डिमांड इंक्रीज होगी, तो उस डिमांड को पूरा करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स उगानी पड़ेंगी। अब क्रॉप्स उगानी पड़ेंगी तो उसके लिए हम फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इससे होता क्या है कि हैवी मेटल्स की एक्यूमुलेशन हो जाती है और उससे हमारी जो सॉइल है और प्लांट सिस्टम है वो इफेक्ट होता है, ठीक है। तो जो भी इसमें हैवी मेटल्स रहते हैं वो सॉइल में जाएंगे, सॉइल पोल्यूशन होगा और अल्टीमेटली वो फूड चेन में एंटर कर जाते हैं। और इसकी वजह से हमारा वाटर, सॉइल और एयर पोल्यूशन तीनों ही होते हैं। जो सॉइल है उसमें जब ऑब्जर्व हो जाएंगे हैवी मेटल्स, बारिश होगी, वो वहाँ से बह करके वाटर सिस्टम में चला जाएगा और उससे वाटर पोल्यूशन भी हमारा होगा, और इसके साथ ही एयर पोल्यूशन भी होता है। लेकिन हमारा आंसर सॉइल पोल्यूशन यहाँ पर इसलिए होगा क्योंकि जब आप फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हो, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल आप करते हो, तो प्राइमरीली सबसे पहले उसका इफेक्ट जो है वो सॉइल के ऊपर होता है। इसलिए हम यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर के साथ जाएंगे और दैट विल बी सॉइल पोल्यूशन। क्योंकि जब आप फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर रहे हो तो खेतों में जब आप फर्टिलाइजर्स डाल रहे हो, पेस्टिसाइड्स डाल रहे हो, तो वो सॉइल के साथ में सबसे पहले मिक्स हो रहा है। तो सबसे पहले जो पोल्यूशन होगा वो सॉइल पोल्यूशन होगा। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट हमारा आंसर यहाँ पर सॉइल पोल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि प्राइमरीली सबसे पहले सॉइल पोल्यूशन ही कॉज करेगा पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर ग्लोबल एनवायरनमेंट प्रॉब्लम मेनली ड्यू टू। सो ग्लोबल एनवायरनमेंट प्रॉब्लम जो हमारे पास है इसका मेन रीजन क्या है? ऑप्शंस हमारे पास दिए हुए हैं, क्लाइमेट चेंज, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, राइजिंग टेम्परेचर एंड फोर्थ इज मेल्टिंग ऑफ आइस वर्क। सो आपको चारों ही लग रहे होंगे यहाँ पर भी आंसर, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट हमें यहाँ पर आंसर देना है। सो क्या होगा इसका राइट आंसर? सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। अब इंक्रीजिंग पॉपुलेशन क्यों होगा ये हम यहाँ पर समझ लेते हैं, क्योंकि जितने भी बाकी ये रीजंस हैं, बाकी जो ऑप्शंस हैं हमारे पास, क्लाइमेट चेंज, राइजिंग टेम्परेचर, आइस वर्क, ये कहीं ना कहीं लिंक्ड है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन से। तो क्योंकि क्या होता है, देखो जब पॉपुलेशन इंक्रीज होती है तो पॉपुलेशन इंक्रीज होगी सो कंजप्शन बढ़ जाएगा। कंजप्शन के लिए हमें प्रोडक्शन इंक्रीज करना पड़ेगा और उसके लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहेगी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाएगी ड्यू टू इंक्रीज इन द पॉपुलेशन। एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो हमें फॉसिल फ्यूल्स ज़्यादा बर्न करने पड़ेंगे, तभी तो हमें एनर्जी मिलेगी, ठीक है। और इसकी वजह से और भी ज़्यादा रिसोर्सेज की हमें ज़रूरत पड़ती है, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर जो है वो कम होने लगता है। ज़्यादा पॉपुलेशन तो ग्राउंड वाटर कम होगा, सरफेस की जो वाटर है वो कंटेमिनेशन होने लगती है, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स का हम यूज़ कर रहे हैं जिनसे वाटर पोल्यूशन भी होगा, एयर पोल्यूशन भी होगा और ओवरऑल ग्लोबल वार्मिंग उससे हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें लिंक्ड हैं पॉपुलेशन इंक्रीज होने से और कंजप्शन लेवल इंक्रीज होने से। अब पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, कंजप्शन बढ़ा, एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ी, ज़्यादा फॉसिल फ्यूल्स जले, तो उससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, टेम्परेचर में राइज हो जाएगा। टेम्परेचर में राइज होगा सो जो आइस वर्क है वो मेल्ट होने लगेगी, आइस वर्क मेल्ट होने लगेगी, इन सभी का कलेक्टिवली जो इफेक्ट होगा वो क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। तो स्टार्ट कहाँ से हुआ? प्राइमरी रीजन क्या हुआ? इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजंस और फैक्टर्स फॉर एक्सपोजर टू बेंजीन पोल्यूशन। 5 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, टोबैको स्मोक, वुड बर्निंग, यूजिंग वर्निश्ड वुडन फर्नीचर एंड ई इज यूजिंग प्रोडक्ट्स मेड ऑफ पोल्यूरेथिन। ठीक है, तो आपको बताना है कि बेंजीन पोल्यूशन का एक्सपोजर आपको यहाँ पर कहाँ देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपके पास कॉम्बिनेशंस भी दिए हुए हैं, ए बी सी ओनली, बी एंड डी ओनली, ए सी डी ओनली, या फिर ए बी सी डी ई, सारे ही एक्सपोजर हैं आपके बेंजीन पोल्यूशन के। सो क्या होगा इसका राइट आंसर? थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4, ए बी सी डी ई। तो जितने भी हमारे पास यहाँ पे ये सोर्सेज दिए हुए हैं, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, टोबैको स्मोक, वुड बर्निंग, वार्निश्ड वुडन फर्नीचर एंड पॉलीयूरेथेन प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो ये सारे के सारे ही सोर्सेज हैं बेंजीन पोल्यूशन के। बेंजीन होता क्या है? ये एक केमिकल है, कलरलेस ये होता है, या फिर रूम टेम्परेचर के ऊपर आपको लाइट येलो कलर का दिखेगा, स्वीट ऑर्डर होता है इसका, और हाईली इन्फ्लेमेबल होता है, यानी कि जल्दी से जल जाता है, जलता बहुत फास्ट है। तो नेचुरल सोर्सेज और मैन मेड सोर्सेज दोनों से ही बेंजीन में निकल सकता है। नेचुरल सोर्सेज की मैं बात करूं तो वोल्केनोस में आपको ये देखने को मिलेगा, वोल्केनो से निकल सकता है, फॉरेस्ट फायर से निकल सकता है। इसके साथ ही नेचुरल इसका पार्ट आपको क्रूड ऑयल, गैसोलाइन और सिगरेट स्मोक में भी देखने को मिलेगा, इनसे भी बेंजीन निकलता है। तो ये सारे ही चीज़ें एक्सपोजर आपको देती हैं बेंजीन का। इंडस्ट्रीज में बेंजीन का इस्तेमाल होता है दूसरे केमिकल्स को बनाने में, ठीक है, प्लास्टिक, रेंसिन, नाइलॉन, सिंथेटिक फाइबर, इनको बनाने में बेंजीन का इस्तेमाल होता है, और इसका इस्तेमाल ल्यूब्रिकेंट्स, रबर्स, डाइज, डिटर्जेंट्स, ड्रग्स और पेस्टिसाइड्स बनाने में भी होता है। तो बहुत इंडस्ट्री की बहुत सारी प्रोसेसेस में बेंजीन का यूज होता है। इसलिए हमारे पास जो ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पर 5, ये सारे के सारे ही रीजंस हैं, फैक्टर्स हैं फॉर द एक्सपोजर टू बेंजीन पोल्यूशन। ठीक है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। Next question is, how is the National Green Tribunal is different from the Central Pollution Control Board? So NGT CPCB से different कैसे है, ये आपको बताना है। 2 ऑप्शंस आपके पास दिए हुए हैं। ए ऑप्शन है, the NGT has been established by an act, whereas CPCB has been created by an executive order of government. सेकेंड ऑप्शन कह रहा है, द एनजीटी प्रोवाइड्स एनवायरमेंटल जस्टिस एंड हेल्प्स रिड्यूस द बर्डन ऑफ लिटिगेशन इन द हायर कोर्ट्स, वेयर एज द सीपीसीबी प्रमोट्स क्लीनलीनेस ऑफ स्ट्रीम्स एंड वेल्स एंड एम्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एयर इन द कंट्री। सो ये भी थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा आपके लिए अगर आपने एनजीटी या फिर सीपीसीबी के बारे में नहीं पढ़ा है ज़्यादा तो। सो क्या होगा इसका राइट आंसर? आप इसमें थोड़ा टाइम भी ले सकते हैं, आपको समझने में टाइम लग सकता है। ए ओनली, बी ओनली, बोथ ए एंड बी, या फिर नाइदर ए नॉर बी। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? सो राइट आंसर हियर विल बी बी ओनली। जो करेक्ट डिफरेंस है एनजीटी और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का, वो होगा सिर्फ बी। क्यों बी होगा? क्योंकि देखो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी कह रही है कि एनजीटी बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनाया गया है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन सीपीसीबी ये भी बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ही बनाया गया है। एनजीटी को बनाया गया है एनजीटी एक्ट 2010 के अकॉर्डिंग, और सीपीसीबी को बनाया गया है वाटर एक्ट 1974 के अकॉर्डिंग। तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पे इसको नहीं बनाया गया है, दोनों ही स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसलिए स्टेटमेंट फर्स्ट हमारी गलत हो जाएगी। सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, एनजीटी एनवायरमेंटल जस्टिस प्रोवाइड करता है। इनका काम है कि जो भी एनवायरमेंट से रिलेटेड मैटर्स आते हैं, लीगल मामले होते हैं, वो हायर कोर्ट्स में जाने की बजाय एनजीटी के पास है, ताकि जो कोर्ट्स हैं उनका बर्डन भी कम हो जाए। ठीक है, और सीपीसीबी के बारे में भी ये बात बिल्कुल सही लिखी है कि ये क्लीनलीनेस ऑफ स्ट्रीम्स, बेल्स, ये प्रमोट करते हैं। एयर क्वालिटी को किस तरह से हमें इंप्रूव करना चाहिए, इस समय इन सभी चीज़ों को प्रमोट करने का काम करता है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, वी ओनली। दोनों ये स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर टू बी अचीव्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? तो ये काफी आसान क्वेश्चन होगा आपके लिए। एसडीजीज को हमें किस ईयर तक अचीव करना है? 2025, 2030, 2035 या फिर 2050? so, क्या होगा इसका राइट आंसर? आई एम श्योर आप सभी इसका आंसर आसानी से कर पाएंगे। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2, 2030। सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो एसडीजीज को 2015 में लेकर के आए थे, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने इनको सेटअप किया था। गोल है कि 2030 तक हम सभी 17 गोल्स जो हैं एसडीजीज, इनको अचीव करेंगे। इसमें जो रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया था यूएन ने, उसका नाम है ट्रांसफॉर्मिंग अवर वर्ल्ड द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, में टोटल 17 ये गोल्स हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइट फॉर इन सिटू मेथड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा। तो फ्लोरा की कंजर्वेशन के लिए हमारे पास कौन सा इन सिटू मेथड यहाँ पर नहीं है। इन ऑप्शंस में आपको 3 इन सिटू मेथड्स दिए हुए हैं और एक दिया हुआ है एक्स सिटू मेथड। आपको वही बताना है कि वो कौन सा है। आपके ऑप्शंस हैं बायोस्फीयर रिजर्व, बोटेनिकल गार्डन, नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो क्या होगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर विल बी बोटेनिकल गार्डन्स। तो इन सिटू कंजर्वेशन क्या होती है? ऐसी कंजर्वेशन जब हम स्पीसीज का कंजर्वेशन उनके नेचुरल हैबिटाट्स में करते हैं, जैसे कि नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व। तो जब हम नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स इनको क्रिएट करते हैं टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी, तो उसे हम इन सिटू कंजर्वेशन बोलते हैं, क्योंकि हम उनको उनके नेचुरल एनवायरनमेंट में ही, नेचुरल हैबिटाट में ही उनकी कंजर्वेशन कर रहे हैं। लेकिन जब हम एक आर्टिफिशियल उनके लिए एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, उनके नेचुरल हैबिटाट में उनको कंजर्व नहीं करते हैं, तो उसको हम कह देते हैं एक्स सिटू मेथड ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कंजर्वेशन। इनमें हमारा आ जाएगा सीड पार्क, जू, बोटेनिकल गार्डन्स। तो इसलिए हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बोटेनिकल गार्डन्स। बाकी बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये इन सिटू मेथड्स हैं कंजर्वेशन के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग। तो यहाँ पर 3 गैसेस आपके पास दी हुई हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। और आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एमिशन और एमिशंस फ्रॉम कोल कंबशन एट द थर्मल पावर प्लांट्स। तो कोल की जब हम कंबशन करते हैं तो वहां से कौन कौन सी गैसेस निकलती हैं, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं ए ओनली, बी एंड सी ओनली, ए एंड सी ओनली, या फिर ए बी एंड सी। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? कौन कौन सी गैसेस निकलती हैं थर्मल पावर प्लांट में कोयले को जलाने से, ये आपको यहां पर बताना है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4 ए बी सी। तो तीनों गैसेज जो हमारे पास यहाँ पर दी हुई हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, तीनों ही निकलती हैं जब हम पावर प्लांट्स में कोल को बर्न करते हैं। तो इसमें और भी बहुत सारी गैसेज निकलती हैं, और भी पोल्यूटेंट्स निकलते हैं, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ओजोन। इसके साथ ही बहुत सारे सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स भी रिलीज होते हैं, लेड भी रिलीज होता है, और नॉन मीथेन हाइड्रोकार्बन्स भी रिलीज होते हैं जब हम थर्मल पावर प्लांट्स में कोयले को जलाते हैं। ठीक है। तो इसलिए हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये तीनों ही गैसेस रिलीज होती हैं थर्मल पावर प्लांट से। Next question is the Red Data book published by International Union for Conservation of Nature and Natural Resources contains list of। तो IUCN एक बुक रिलीज करता है जिसका नाम है रेड डेटा बुक। उसमें क्या होता है? आपके ऑप्शंस हैं एंडेमिक प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज प्रेजेंट इन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। सेकंड ऑप्शन है थ्रेटेंड प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज। थर्ड ऑप्शन है प्रोटेक्टेड साइट्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज इन वेरियस कंट्रीज। एंड फोर्थ इज ऑल ऑफ द एबव। तो आपको बताना है आईयूसीएन की रेड डेटा बुक में क्या होता है, क्या होगा इसका राइट आंसर? सो राइट आंसर हमारा यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 है थ्रेटेंड प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ऑल ऑफ द एबव आंसर नहीं होगा, 2 ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो आईयूसीएन जो रेड डेटा बुक रिलीज करता है उस डॉक्यूमेंट में रेयर और एंडेंजर्ड स्पीसीज होती हैं, जो भी एनिमल्स की, प्लांट्स की, फंगाई की, वो सारी वहाँ पर दी जाती हैं। ठीक है। और हर कंट्री के लिए, टेरिटरी के लिए, स्टेट्स के लिए ये इस डाटा को रिलीज करते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था ना कि वेस्टर्न घाट्स में बहुत सारे स्पीसीज जो हैं वो एंडेंजर्ड हैं, तो वो जो कैटेगरी होती है कि कौन कौन सी स्पीसीज एंडेंजर्ड है, वो आईयूसीएन ही रिलीज करता है अपनी रेड डेटा बुक में। ठीक है। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स फाउंड इन सरफेस वाटर इज मेजर्ड बाय। सो जो ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स होते हैं सरफेस वाटर में, उसको हम किससे मेजर करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आता है। फर्स्ट ऑप्शन है सीओडी, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। सेकंड है बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। थर्ड है एनर्जी एफिशिएंट बैटरीज। एंड फोर्थ इज 3D प्रिंटेड स्ट्रक्चर्स। सो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा यहाँ पर? सही आंसर हमारा यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। सो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है? ये मोस्ट वाइडली यूज एनवायरमेंटल इंडेक्स है जो मेजर करता है वेस्ट वाटर में ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स के कंपाउंड्स को। ठीक है। कितना ऑर्गेनिक मटेरियल है वेस्ट वाटर में, उसको मेजर करती है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। सो
करंट जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मेथड है बीओडी को मेजर करने का वो है 5 डे बीओडी, ऐसे बीओडी 5 हम इसको बोलते हैं। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है इसको भी समझ लो। तो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसको हम शॉर्ट में सीओडी बोलते हैं। ये वेस्ट वाटर में, ये वाटर में जो भी केमिकल्स होते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों को मेजर करती है। तो ये मेन डिफरेंस भी है बीओडी और सीओडी का। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड सिर्फ ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स को मेजर करती है, और सीओडी यानी कि केमिकल ऑक्सीजन डिमांड ये ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक दोनों ही कंपाउंड्स को मेजर करती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमसे पूछा था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो हमारा आंसर हो जाएगा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन इंडिया मिशन इज पार्ट ऑफ। सो ग्रीन इंडिया मिशन किसका पार्ट है ये आपको यहां पर बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, सेकंड इज रिवर एक्शन प्लान, थर्ड इज स्वच्छ भारत अभियान, एंड फोर्थ ऑप्शन इज नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज। सो क्या होगा इसका राइट आंसर, आपको बताना है ग्रीन इंडिया मिशन किसका पार्ट है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4 नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज। फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2008 को लॉन्च किया था। इसके अंडर में टोटल 8 मिशन आते हैं। इनके नाम है नेशनल सोलर मिशन, नेशनल मिशन ऑन एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटाट, नेशनल वाटर मिशन, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया। इसके ऊपर आपसे सवाल पूछा गया है। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज एंड नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो आपको याद रखना है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज को 2008 में स्टार्ट किया गया था, और टोटल इसमें 8 मिशन हैं। ठीक है, और इन 8 के नाम भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स थ्रू फूड चेन रिजल्ट्स इनटू। तो फूड चेन के थ्रू जब टॉक्सिक केमिकल्स की कंसंट्रेशन हो जाती है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है एक्यूमुलेशन, सेकंड इज एक्सक्रीशन, थर्ड इज बायोमैग्निफिकेशन, एंड फोर्थ इज एलिमिनेशन। सो इसका राइट आंसर क्या होगा ये आपको यहां पर बताना है। सो राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन का मतलब होता है जब केमिकल की एक्यूमुलेशन हो जाती है एक ऑर्गेनिज्म में फ्रॉम वाटर एंड फूड एक्सपोजर, जो ज्यादा होती है अगर आपने अकेले कंज्यूम किया होता वाटर को। ठीक है, इसका एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, मान लो आपने कोई पेस्टिसाइड यूज किया, फर्टिलाइजर यूज किया, उससे सॉइल पोल्यूशन हो गया। ठीक है, अब जो वो सॉइल जो है वो वाटर में चली गई, उससे वाटर कंटेमिनेट हो गया, आपने उस वाटर को कंज्यूम किया। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो वाटर था उसका इस्तेमाल सिंचाई में भी हुआ, आपने उस वाटर का इस्तेमाल सिंचाई करने में भी किया, तो वहां से उसकी वजह से जो फसल है वो और ज्यादा कंटेमिनेट हो गई। तो आपका मल्टीपल एक्सपोजर हो रहा है, क्या हो रहा है, एक्यूमुलेशन हो रही है केमिकल्स की, एक जगह से दूसरी जगह वो चलती ही जा रही है। तो इस चीज को, इस प्रोसेस को हम कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन, जिसमें केमिकल की एक्यूमुलेशन हो रही है फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। ठीक है, तो इस प्रोसेस को बायोमैग्निफिकेशन बोल देते हैं। तो इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बायोमैग्निफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कन्वेंशन ऑन ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज इज आल्सो नोन एज। तो ये काफी आसान सवाल है। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज के ऊपर कौन सी कन्वेंशन हुई थी जिसमें ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने की बात हुई थी। आपके ऑप्शंस हैं बेसल कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रैमसर कन्वेंशन, एंड फोर्थ इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, आई एम श्योर आप सभी इसका आंसर कर पाएंगे। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को साइन किया गया था 1987 में, एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। इसका पर्पस था कि जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं उनका यूज हम बंद करें। ठीक है, तो इसका मेन पर्पस यही था कि जो हमारी अर्थ की ओजोन लेयर है उसको हम प्रोटेक्ट करें, उसके लिए ये एग्रीमेंट साइन किया गया था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के ऊपर क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है। आपके पास दिया हुआ है गोल 3, गोल 4, गोल 13 एंड गोल 15, और मोटिव दिया हुआ है कि ये गोल किससे रिलेटेड है। तो यहाँ पर दिया हुआ है प्रोटेक्टिंग ओवरऑल इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, एंश्योर क्वालिटी एंड इंक्लूसिव एजुकेशन टू ऑल, टेक अर्जेंट एक्शंस टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज, एंड एंश्योर हेल्दी लाइव्स एंड प्रमोट वेलबींग। तो आपको यहाँ पर इनको मैच करना है, मैच करके बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर।
राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। सो ऑप्शन नंबर 2 हम देख लेते हैं क्या है। गोल नंबर 3, गोल नंबर 3 है हमारा एंश्योर हेल्दी लाइव्स एंड प्रमोट वेलबींग, हेल्थ से रिलेटेड हमारा ये गोल है। गोल नंबर 4 है एंश्योर क्वालिटी एंड इंक्लूसिव एजुकेशन टू ऑल। गोल नंबर 13 इज सी के साथ ही मैच होगा, टेक अर्जेंट एक्शंस टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। एंड गोल नंबर 15 इज प्रोटेक्टिंग ओवरऑल इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी जिसको हम लाइफ ऑन लैंड भी बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में। इसलिए राइट मैचिंग हमारी यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 होगा। ठीक है, तो ये हैं आपके टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। बहुत ही ब्रीफली हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट गोल है हमारा नो पॉवर्टी। इसमें हमारा पर्पस है कि जो पॉवर्टी है उसको खत्म करना, जीरो हंगर कि कोई भूखा ना रहे, गुड हेल्थ एंड वेलबींग इंश्योर करना कि सभी को क्वालिटी हेल्थ मिले, जो हेल्थ एंड वेलबींग है क्वालिटी लेवल की हेल्थ केयर फैसिलिटी सबको मिले, ये इसका पर्पस है। क्वालिटी एजुकेशन में कोशिश करी जाती है कि इंक्लूसिव एजुकेशन हो, जो भी पीछे रह गए हैं हम उनको पीछे ना रहने दें, उनको भी एजुकेशन प्रोवाइड करें। फिफ्थ गोल वर्क करता है जेंडर इक्वालिटी के ऊपर। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन में हमारी कोशिश है कि सभी को क्लीन वाटर मिले और सैनिटेशन फैसिलिटीज मिले। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी के ऊपर सेवंथ गोल फोकस करता है। यहाँ पर कोशिश है कि जो क्लीन एनर्जी है उसका ज़्यादा से ज़्यादा हम कंजप्शन करें और वो अफोर्डेबल हो, उसको आसानी से लोग उसका यूज कर पाएं, उसको अफोर्ड कर पाएं। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ एट्थ गोल है। इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो जो भी हमारी इंडस्ट्री में ग्रोथ हो रही है, इनोवेशन हो रही है, वो सस्टेनेबल हो नेचर में, ये नाइन्थ गोल है हमारा। रिड्यूस इनइक्वालिटीज, जितनी भी इनइक्वालिटीज हैं हर एरिया में उनको रिड्यूस करना इसका पर्पस है। सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, जो भी हम सिटीज को डेवलपमेंट कर रहे हैं, जो भी डेवलपमेंट हो रही है सिटीज की, वो इस तरह से हो कि वो सस्टेनेबल हो, हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो भी उनमें आसानी से रह सके, ये 11th गोल है इसके बारे में। रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, कंजप्शन कर रहे हैं रिसोर्सेज का, उसको भी हम इस तरह से करें कि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है वो भी उनको यूज कर सके, तो रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन होना चाहिए, ये 12th गोल है। क्लाइमेट चेंज से फाइट करने के लिए क्लाइमेट एक्शंस हमें लेने पड़ेंगे, ये 13 गोल है। ओशियन में जो हमारी लाइफ है, वाटर बॉडीज में जो लाइफ है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए लाइफ बिलो वाटर 14th गोल है। 15th गोल है लाइफ ऑन लैंड, ये भी आपके ऑप्शंस में था कि जो भी हमारी लाइफ है लैंड के ऊपर, चाहे वो ह्यूमंस हैं, स्पीशीज हैं, हमारी बायोडाइवर्सिटी है, उन सभी को हम यहाँ पर प्रोटेक्ट करेंगे। पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, हम इस तरह के इंस्टीट्यूशंस को क्रिएट करेंगे जो पीस को प्रमोट करे, जस्टिस को प्रमोट करे। पार्टनरशिप्स फॉर द गोल्स, 17th गोल कहता है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स को अचीव करने के लिए पार्टनरशिप्स करेंगे वेरियस कंट्रीज के साथ, वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, ताकि हमारा एक कलेक्टिव एफर्ट्स हो सके टू फाइट द क्लाइमेट चेंज एंड एंश्योर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, सो हमारा लास्ट सवाल है आज का, असर्शन रीजन का सवाल है। असर्शन कह रही है बिटवीन 2030 एंड 2050 क्लाइमेट चेंज इज एक्सपेक्टेड टू कॉज अप्रॉक्सीमेटली 2,50,000 एडिशनल डेथ्स पर ईयर फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, मलेरिया, डायरिया एंड हीट स्ट्रेस। तो असर्शन हमें कह रही है कि 2030 और 50 के बीच में ये माना जाता है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से एडिशनल 2,50,000 डेथ्स हमें देखने को मिलेंगी पर ईयर, जिसका रीजन रहेगा माल न्यूट्रिशन, मलेरिया, डायरिया, इस तरह के डिसीजेस और हीट स्ट्रेस, जिसमें राइज इन टेम्परेचर भी शामिल है। इसका रीजन हमें दिया हुआ है असर्शन का कि क्लाइमेट चेंज अफेक्ट्स द सोशल एंड एनवायरमेंटल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ, जिसमें आएगा क्लीन एयर, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सफिशिएंट फूड एंड सिक्योर शेल्टर। सो आपको बताना है क्या होगा इसका राइट आंसर। क्या ये दोनों असर्शन और रीजन सही है? क्या रीजन एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को, ये नहीं, ये आपको यहाँ पर बताना है। सो क्या होगा इसका राइट आंसर? Right answer will be option number 1. Both assertion and reason are correct and reason is correct explanation of assertion. क्यों? क्योंकि देखो assertion हमें कह रही है कि between 2030 and 2050 climate change की वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा deaths देखने को मिलेंगी, जिसमें माल न्यूट्रिशन, मलेरिया, डायरिया और हीट स्ट्रेस शामिल होगा। और इसका रीज़न दिया हुआ है, रीज़न दिया हुआ है कि जो क्लाइमेट चेंज है इससे हमारा सोशल और एनवायरमेंटल जो डिटर्मिनेंट्स हैं वो इफेक्ट होते हैं, जो हेल्दी रहने के लिए हमें चाहिए होते हैं, जैसे कि क्लीन एयर, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सफिशिएंट फूड, सिक्योर शेल्टर। तो जब ये चीज़ें हमारे पास नहीं रहेंगी, ये डिटर्मिनेंट्स इफेक्ट होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि उससे जो ह्यूमंस हैं उनको इफेक्ट होगा, उससे डिसीजेस होंगे और उन डिसीज की वजह से डेथ्स भी हो सकती हैं। तो इसलिए हमारा रीजन यहाँ पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है असर्शन की, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा।
देखो ये डेटा मैंने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट से लिया हुआ है क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स के बारे में। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको हम यहाँ पर थोड़ी देर में पढ़ लेते हैं। क्लाइमेट चेंज जो है वो इफेक्ट करेगा सोशल और एनवायरमेंट डिटर्मिनेंट्स को, जो हमें हेल्दी रहने के लिए चाहिए, जिंदा रहने के लिए चाहिए, एक अच्छी लाइफ जीने के लिए चाहिए, यहाँ पर बताया गया, जिसमें क्लीन एयर है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर है, सफिशिएंट फूड और सिक्योर शेल्टर, इन सभी चीज़ों को क्लाइमेट चेंज इफेक्ट करने वाला है। और बिटवीन 2030 एंड 50 में ये बोला गया कि क्लाइमेट चेंज की वजह से अप्रोक्सीमेटली 2,50,000 एडिशनल डेथ्स आपको देखने को मिलेंगी पर ईयर, जिसमें माल न्यूट्रिशन, मलेरिया, डायरिया और हीट स्ट्रेस जो है वो होगा। ठीक है, तो इसमें बताइए कि डायरेक्ट डैमेज जो है वो हेल्थ को होगा इसमें, और बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी हमारी इसमें एडिशनल हमें बियर करनी पड़ेगी। तो जो हमारे हेल्थ डिटरमाइनिंग फैक्टर्स हैं जैसे कि एग्रीकल्चर, वाटर एंड सैनिटेशन, अब हमें हेल्दी रहना है तो हेल्दी खाना पड़ेगा, अच्छा पानी चाहिए, साफ सफाई चाहिए, तो जितने भी हेल्थ डिटरमिनिंग सेक्टर्स हैं इनको क्लाइमेट चेंज इफेक्ट करना पड़े, इफेक्ट इसको करेगा। और 2030 तक हमें एडिशनल $2 से 4 बिलियन एक्स्ट्रा यहाँ पर खर्च करने पड़ेंगे। और ये भी यहाँ पर बताई गई कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनमें जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो वीक रहता है, तो वो इतनी आसानी से इसके लिए प्रिपेयर भी नहीं कर पाएंगे और रिस्पॉन्ड भी इतनी आसानी से कर नहीं पाएंगे जो भी ये प्रॉब्लम्स रहेंगी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। और यहाँ पर सोल्यूशन भी इसका दिया गया कि अगर हम ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन है उसको रिड्यूस करते हैं, बेटर ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, तो उससे हमारा जो पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, वो काफ़ी हद तक कम हो सकता है और हमारी ओवरऑल जो हेल्थ है वो इम्प्रूव होगी। ठीक है, ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड एमसीक्यूज को डिस्कस किया। आई होप आपने इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके बहुत कुछ सीखा होगा और आपको ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो इसे ज़रूर लाइक करें, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस सेशन की तो वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।